तो बच्चों स्वागत है आपका CUET एडुक्रक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी यूनिट नंबर 4 को डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अपना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद या यूनिट कंप्लीट करने के बाद हम MCQ डिस्कशन करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम इसी को करने वाले हैं, अपने MCQ डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 को। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा CUET एडुक्रक्स के नाम पे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सब रिवाइज करके आए होंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, which of the following is not a component of aggregate demand in a two sector economy। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, जब हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड को हमने डिस्कस किया था, तो हमने इसके सारे पार्ट्स और सारे कंपोनेंट्स को भी डिस्कस किया था। तो आप जानते ही होंगे एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे लिख सकते हैं, C + I + G + X - M। बच्चों ये हम तब लिखते हैं जब हम एक 4 सेक्टर इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 4 सेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बोलते थे, इसमें इन्वेस्टमेंट, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये बच्चों हमारा होता था फॉरेन एक्सपेंडिचर बोल दो या नेट एक्सपोर्ट्स बोल दो, इससे डिनोट करता है। ये हम जब बात करते थे ना बच्चों, तो हम 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते थे। बट अब हमारा क्वेश्चन है क्या, आप क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना सीखिए कि क्या कह रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड तो बतानी है बच्चों, बट 2 सेक्टर इकोनॉमी में बतानी है, ठीक है। 2 सेक्टर मतलब हम 2 ही सेक्टर्स की बात करेंगे, और जब भी हम 2 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम इसमें 2 ही चीजें लेंगे। एक तो हाउस होल्ड्स का कंसिडरेशन करते हैं नंबर 1, और दूसरा बच्चों हम कंसिडरेशन करते हैं फर्म्स का, ठीक है। तो अगर हम हाउस होल्ड्स का कंसिडरेशन करेंगे तो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं बच्चों, वो करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और अगर फर्म्स का कंसिडरेशन करें तो बच्चों वो करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब चलो इसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आंसर होगा, नेट एक्सपोर्ट्स नहीं, 2 सेक्टर की बात करें तो इसको कैंसिल कर दीजिए। कंजम्पशन यस ऑब्वियसली, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 2 सेक्टर इकोनॉमी में होगा। बच्चों देखो, अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन में देखो मेनली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जगह, ये शायद मिस्टेक होगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो हम यूजुअली हाउस होल्ड्स और फर्म करते हैं, बट इन केस अगर नहीं हो या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही एग्जाम्पल में दे रखा हो, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, तो उस टाइम आप मोस्ट प्रोबेबल आंसर को लेके बी और सी को मार्क कर, मतलब ये बी और सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे, ठीक है। बी और सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर डी होगा, ठीक है। बट यहाँ पे सिंस हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मेरे हिसाब से ये दोनों ही आप मार्क करेंगे और ऑप्शन को डी को मार्क करेंगे। बट अगर इनकेस अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रहा है और 2 सेक्टर इकोनॉमी दे रहा है, तो अगर मोस्ट प्रोबेबल आंसर दे रहे हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन के हिसाब से आप मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पूछते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हमेशा बच्चों क्या होता है, देखो जैसा कि एग्रीगेट सप्लाई जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। हमारे कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं या फिर सप्लायर्स होते हैं जो हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनको फैक्टर पेमेंट्स होती है। फैक्टर पेमेंट्स होती हैं तो उससे क्या होती है बच्चों, एक इनकम जनरेशन होती है। इन सप्लाई से क्या होती है, पेमेंट्स होती है। पेमेंट से बच्चों, पेमेंट्स किस फॉर्म में होती है, हमें पता है 4 फैक्टर्स है, बार बार बता चुकी हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो फिर ये 4 फैक्टर्स होते हैं, अपने पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। पेमेंट से क्या होती है, जनरेशन ऑफ नेशनल इनकम होती है। तो बच्चों इससे क्या मिलता है, हमारा एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर होगा। इसको ये मार्क मत कर दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई सोच के मार्क कर देंगे। बट अगर आप ये मार्क करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं होता, ये तभी बराबर होता है अगर यहाँ पे लिखा हुआ है which of the following will be always be equal to aggregate supply। अगर मैं लिखवा दूं ना at equilibrium लिख दूं बच्चों, तो आप इसको एग्रीगेट डिमांड मार्क कर सकते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ लिखा है एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, जैसा कि हम जानते हैं, कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू इनकम। ऑब्वियसली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बराबर नहीं होगा, इसे कट कर दीजिएगा।
अब बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में है। ठीक है, देखो मैंने जब ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में आपको पढ़ाया था तब भी मैंने उसको स्टार मार्क कराया था कि अलग अलग जो चीजें आपको या अलग कोई टॉपिक दिख रहा है, कोई डिफरेंट सा वर्ड दिख रहा है ना, तो वो मोस्ट चांसेस रहते हैं उसके कि एग्जामिनर उसको क्वेश्चन को पूछे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ऐसी चीजों को ध्यान नहीं देते, वो कहीं ना कहीं लिखी होती है छोटे से बॉक्स में, कहीं हाईलाइट वाईलाइट करके, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी उसी तरीके का एक पॉइंट आता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं पर जो एक्चुअली पता होने के बाद भी नहीं हमें पता होता कि उस कॉन्सेप्ट को कहते क्या है। तो ब्रेक इवन पॉइंट बच्चों जब हम लोगों ने कंजम्पशन और सेविंग कर्व को डिराइव किया था तो तब भी मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है। तो चलिए इसके ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, वेयर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सेविंग, वेयर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, या फिर नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? कंजम्पशन सेविंग के बराबर है, कंजम्पशन इनकम के बराबर है, ये क्या है? देखो बच्चों इसका आंसर होगा कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम। यहाँ पे सेविंग्स क्या होती है? जीरो हो जाती है। जब इनकम कंजम्पशन के बराबर हो जाती है तो बच्चों उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस चीज को आप याद रखिए, इस क्वेश्चन के आने के भी बहुत ज्यादा हायर चांसेस हैं। क्वेश्चन अच्छा है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें मैंने इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया है, मैच द फॉलोइंग। देखो इस तरीके भी क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे भी आने चाहिए। तो इस मैच द फॉलोइंग बेसिस को, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का बच्चों क्या तरीका है कि आपको ये चीजें और ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप मैच द फॉलोइंग कर पाएंगे। देखो इसमें एक फायदा बच्चों को ये रहता है कि अगर आपको ना कोई, जैसे ये 5 ऑप्शन है, इनमें से अगर आपको 3 भी अच्छे से पता है ना तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं सेविंग फंक्शन, एमपीसी, एग्जेंटे सेविंग, जीरो सेविंग्स, एपीसी। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या है? चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। दूसरा आपको दे रखा है एग्जेंटे सेविंग्स, वैल्यू कैन बी मोर देन 1, एक में ये दे रखा है ब्रेक इवन पॉइंट, सी। ठीक है, और फिर दे रखा है आपको एपीसी कभी, फिर ये प्रोपेंसिटी टू सेव, फिर आपको अमाउंट ऑफ सेविंग विद द हाउस होल्ड प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे जो हाउस होल्ड सेव कर रहे हैं प्लान। देखो एग्जेंटे सेविंग हम पढ़ चुके हैं। एग्जेंटे क्या होता है? 2 वेरिएबल जब हमने पढ़े थे, एक एग्जेंटे पढ़ा था और एक पोस्ट पढ़ा था। ठीक है, तो एग्जेंटे वेरिएबल आप जानते हैं, वॉट एवर द इंडिविजुअल्स या कोई भी इंसान प्लान करके चल रहा है कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही होना चाहिए, या दैट इज बेस्ड ऑन द फोरकास्टिंग, एंड उसको हम एग्जेंटे सेविंग्स कहते हैं। ठीक है, या एग्जेंटे वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे सेविंग वेरिएबल हमने लिखा, और एक्सपोज आपने क्या कह रहे हैं? जो एक्चुअल में रियलाइज होता है। तो एग्जेंटे को आप कैसे मार्क करेंगे? थर्ड वाले को क्या है? अमाउंट ऑफ सेविंग विद द हाउस होल्ड प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये वाला हो गया। फिर बच्चों अगर हम एमपीसी की बात करें, एमपीसी इज चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम की जब हम बात करेंगे तो तब हमारा एग्जेंटे सेविंग्स एमपीसी आ जाएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड ही है, डायरेक्ट इसको इससे मार्क करेंगे। तो फिर आता है सेविंग फंक्शन की बात करेंगे। सेविंग फंक्शन क्या दिखाता है? नथिंग बट प्रोपेंसिटी टू सेव बताएगा कि कितना हम सेव कर पा रहे हैं। आप जानते हैं सेविंग फंक्शन को कह सकते हैं माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, ऐसे लिखते हैं। सॉरी 1 माइनस सी, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब फिर आता है जीरो सेविंग्स। जीरो सेविंग्स क्या होता है बच्चों? जीरो सेविंग्स हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इनकम कंजम्पशन के बराबर आ जाए तो सेविंग जीरो हो जाएगी, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। तो इसको सी से मार्क कर देंगे। फिर हमारा एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बच्चों लास्ट ऑप्शन ही बचा है। ऑब्वियसली इसका वैल्यू होगा, इट्स वैल्यू कैन बी मोर देन 1। वैल्यू कैन बी मोर देन 1 मतलब कह रहे एपीसी कंजम्पशन टू इनकम कैन बी मोर देन 1, मतलब कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन इनकम। यस, कब हो सकता है ये कंजम्पशन इनकम से ज्यादा? जब हमारे इनकम लेवल्स बहुत ज्यादा कम है। एट दैट लेवल क्या है कि कंजम्पशन का एक मिनिमम लेवल मेंटेन ही रहता है, तब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो इसको आप मार्क करेंगे तो ऑप्शंस आप देख लीजिए क्या क्या डिफरेंट आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। 1 का हमारा क्या आया है? 1 का ऑप्शन आया है ई, 1 का आया है डी। ठीक है, तो डी कितने में दे रखा है? इसमें दे रखा है
सेकंड ऑप्शन में जो हमने मार्क किया है ए, 1 का डी, सेकंड का ए, इसमें भी दे रखा है एक्सेंटे सेविंग्स, थर्ड का ई, ठीक है, इसमें ये वाला फिर ऑटोमेटिकली क्रॉस हो गया आपको, थर्ड का ई, फोर्थ का जीरो सेविंग्स के हिसाब से हमारा हुआ ब्रेक इवन पॉइंट सी, एंड फिफ्थ का वैल्यू कैन बी मोर देन 1 इज बी। तो इसका आंसर होगा ए। बच्चों ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, ये दो चीजें, क्योंकि बहुत बार क्या करता है एग्जामिनर, क्या करता है इनिशियली वैल्यू सेम रखेगा, बच्चे गड़बड़ी कर दे, इसीलिए लास्ट की कुछ वैल्यू है सिंपली एक वैल्यू को वो चेंज कर देगा ताकि प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाए मिस्टेक करने की। क्योंकि क्वेश्चन देखो ज्यादा टफ बनाएंगे नहीं, आपके लेवल का ही रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो इजी टू मॉडरेट के बीच में ही रहते हैं, हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल्स क्वेश्चन कम होते हैं। पर ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स और ये चीजें हैं ना, ये ध्यान में रखना ताकि क्वेश्चन आप गलत मत करो। तो चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू? कौन सी की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? ठीक है, एपीसी, एमपीसी, एमपीएस और एपीएस। बच्चों ये हमने सारी चीज़ें अपने मतलब हमारे लेक्चर डिस्कशन में ऑलरेडी डिस्कस की थी। देखो एपीसी नेगेटिव, देखो कोई भी चीज़ नेगेटिव होगी तो मतलब अगर कंजम्पशन इनकम इंक्रीज होने पे, एपीसी नेगेटिव को मतलब अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन शुड डिक्रीज। क्या कभी इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन डिक्रीज होती है? नो बच्चों, हमने कीन्स का जानते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को पढ़ा है, ठीक है। ये लॉ हमेशा यही कहता है कि अगर इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली बच्चों ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको कट कर दीजिए। सिमिलरली एमपीसी भी वही कहेगा, बट विद रिस्पेक्ट टू चेंज कि इफ देयर इज चेंज इन इनकम, इफ द इनकम इज इंक्रीजिंग बाय समथिंग अमाउंट, द कंजम्पशन इज डिक्रीजिंग, नहीं वो भी नहीं होगा, तो चेंज ऑल्सो विल नॉट डिक्रीज। फिर आते हैं एमपीएस की बारी बच्चों। एमपीएस नेगेटिव मतलब इनकम के बढ़ने से सेविंग्स हमारी कम हो रही है। देखो बच्चों एमपीएस में क्या हुआ, सेविंग्स, यूजुअली सेविंग्स बढ़ती है, बट हम कह रहे हैं अगर इनिशियल लेवल है, इनकम लेवल्स बहुत लो है, उसमें क्या मेनली जो हम करेंगे ना बच्चों, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं, ठीक है। राइज इन इनकम जो है, जो चेंज है राइज इन इनकम का, उससे सेविंग का जो चेंज है वो कम हो रहा है, कम सेविंग कर रहे हैं विद द इंक्रीज, ठीक है। तो वो एमपीसी दैट इज ऑब्वियसली पॉसिबल, क्योंकि मेनली हम एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ये, एपीएस पे नहीं, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये एक्चुअल चेंज है, वो क्या है जो चेंज, मतलब दिस इज द एक्चुअल वन एंड दिस इज द चेंज दैट इज अकरिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बच्चों देखो इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हायर है। मेरी यही एडवाइस है कि आप सारी की सारी वैल्यूज आप ये ध्यान में रखिए कि एपीसी की वैल्यूज, एमपीसी, आप ही जानते हैं इन सबकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, बट आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि एपीसी कब नेगेटिव रहेगा या क्या नेगेटिव हो सकती है उसकी वैल्यू, एमपीएस नेगेटिव रह सकता है, नहीं रह सकता, कब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी या कब इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो वो आपको वैल्यूज ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज़ नेगेटिव हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है, किसकी वैल्यू एट मोस्ट 1 तक हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और सारी चीज़ को एक पेपर पे ब्लैंक शीट पे लिख के रख लीजिए जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट है हमारा एक, ये न्यूमेरिकल की तरह क्वेश्चन है, आप पढ़िए। इन द सेविंग फंक्शन, सेविंग का फंक्शन दे रखा है s इज इक्वल्स टू -50 प्लस 0.5y, द वैल्यू ऑफ द ऑटोनॉमस कंजम्पशन विल बी। देखो जैसा कि आप जानते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सेविंग फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। सेविंग फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, एस से डिनोट करते हैं, जिसे लिखते हैं -c बार प्लस 1 - c इंटू वाई, जिसमें से 1 - c क्या होता है बच्चों, हमारा एमपीएस होता है, और ये क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट बच्चों देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमारा पूछ रहा है सिर्फ ऑटोनॉमस कंजम्पशन को पूछ रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सी बार की वैल्यू चाहिए ऑटोनॉमस कंजम्पशन की, ठीक है। अगर इसी चीज को हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या है, -50 प्लस 0.5y
ठीक है, तो इसको आप कंपेयर कर लीजिए। तो इससे माइनस सी बार की वैल्यू क्या लिखी है, 50 लिखी है। ठीक है, 1 माइनस सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.5 एमपीएस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और बच्चों देखो अब हमें इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसे चाहिए ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये माइनस सी बार की वैल्यू 50 है, तो सी बार की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 50। ये हम जानते हैं और सीख भी चुके हैं कि किस तरीके से होती है वैल्यू, जब हमने डायग्रामेटिकली बताया था, कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डिराइव किया था। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 50। ऑप्शन नंबर डी। देखो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, माइनस सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन जिनको आता भी है फिर भी ये छोटी छोटी गलती करके -50 मार्क कराते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, -50 नहीं मार्क करेंगे आप, 50 ही इसको मार्क करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन से मैं आपको एक और क्वेश्चन भी समझा देती हूँ कि कैसे करेंगे। अगर देखो बच्चों यहाँ पे आपको ये सेविंग फंक्शन दे रखा है, बट आपको क्या करा है, यहाँ कैलकुलेट क्या करने के लिए दे रखा है, एक मिनट, आपको यहाँ पे जैसे ये सेविंग फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन की बात क्या कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करना है। जैसे कि आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, हमें एमपीएस गिवन है। ठीक है, तो आप इसमें जानते हैं एमपीएस की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 माइनस सी बार। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.5। तो आप फिर क्या करेंगे, एमपीएस से एमपीसी तक आपको जाना है। तो आपको जैसे कि पता है एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो आप एमपीएस इज इक्वल्स टू एमपीसी तक जाने के लिए क्या करेंगे, 1 सी बार को इधर ले जाइए, 1 माइनस 0.5 इज इक्वल सी बार। तो सी बार क्या आया आपका 0.5। अगर इसकी कोई और वैल्यू होती तो ऑब्वियसली चेंज होता, अगर 0.2 यहाँ पे ले लेते तो उसकी वैल्यू 0.8 आ जाती। तो ठीक है, सेविंग कर्व से आप एमपीसी की भी वैल्यू डिराइव कर सकते हो, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्रॉब्लम ऑफ ए वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट या वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके लिए आपको वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। वॉलेंटरी आप जानते हो, वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि वो खुद की मर्जी से ही क्या है, अनएम्प्लॉयड है, दे आर नॉट सीकिंग वर्क। बट अगर हम इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसमें क्या है कि दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट अ प्रेजेंट वेज, प्रेजेंटली वेज पे जो काम कर रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, दे आर जॉबलेस एट प्रिवेलिंग वेज रेट। ठीक है, उसे बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और यही आज हमारी इकोनॉमी की भी सिचुएशन है कि दोज हु आर सीकिंग वर्क आर नॉट गेटिंग वर्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो कंफ्यूजन के लिए ही इतने क्लोज ऑप्शंस डाल रखे हैं कि देखो मैं बोलते बोलते भी मैंने ये मिस्टेक कर दी थी कि मैंने इनवॉलेंटरी, अभी देखो इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट को मार्क कर दिया, यानी इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बताया था इजी टू मॉडरेट लेवल के ही रहेंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनको ध्यान से देख लीजिए कि क्या करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। if increase in national income is equal to increase in consumption, identify the value of marginal propensity to save। इंक्रीज इन नेशनल इनकम किसके बराबर है, इंक्रीज इन कंजम्पशन के। प्रोपेंसिटी टू सेव की हमें वैल्यू चाहिए। देखो हमने जब ब्रेक इवन पॉइंट का भी डिस्कशन किया था ना, तब भी हमने यही डिस्कस किया था, अगर इनकम कंजम्पशन के बराबर है तो हमारी सेविंग्स क्या हो जाएगी, सेविंग्स वुड बी इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर इंक्रीज इन इनकम और चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन, तो हमारी जो सेविंग्स हो जाएंगी वो 0 हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेविंग 0 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एमपीएस भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। वह है क्वेश्चन नंबर 10। एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम। ठीक है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि हाउ टू मेक एग्रीगेट डिमांड। आई होप ये स्लाइड्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या रीजन है उसके स्टार्ट होने की। इसके ऑप्शंस क्या हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, पॉइंट बिलो द ओरिजिन,
पॉइंट अबव द ओरिजिन और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम एग्रीगेट डिमांड को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इनकम मार्क करते हैं, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को लेते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। क्योंकि आप क्या जानते हैं कि कंजम्पशन कर्व हमारा सी बार होता है, उसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड को जब हम मार्क करते हैं, यूजुअली टू सेक्टर इकोनॉमी में सी प्लस आई लिखते हैं उनसे। सी प्लस आई से क्या होता है, सी बार प्लस सी वाई इसकी इक्वेशन होती है प्लस आई, तो सी बार तो ऑटोमेटिकली है, तो उसके ऊपर से स्टार्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कंजम्पशन कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा तो एग्रीगेट डिमांड भी स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा अ पॉइंट अबव द ओरिजिन। बच्चों, आज हम आपके लिए यहीं तक हमारा सफ़र था, हम इतने ही क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। आई होप जितने मैंने क्वेश्चंस करे हैं वो आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं उनको भी आप फॉलो करेंगे, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।